हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम हाँ जी, इनको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10। एग्जम्पशन का मतलब है ये इनकम में जुड़ेंगी ही नहीं। एक होती है डिडक्शंस जो इनकम में पहले ऐड होती हैं उसके बाद लेस होती हैं। एग्जम्पशंस का मतलब ये इनकम में से एक्सक्लूड रहेंगी, इनकम में आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो इन एग्जम्पशंस को काफी सारी एग्जम्पशंस से हम कैसे याद करें, तो इसके लिए हम जो है इसको एक निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, एक निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स है क्लियर फेल नाउ विजिट योर गॉड। हाँ जी, याद रहेगा, क्लियर फेल नाउ विजिट योर गॉड। तो ये एग्जम्पशंस हैं जिसके लिए हमने ये निमोनिक्स याद किया, क्लियर फेल विजिट योर गॉड। तो ये जो इनकम्स हैं 5 और 5 10, 15 और 5 20, ये 20 इनकम एग्जम्प्ट हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जम्पशंस हैं वो हम पढ़ाएंगे। तो ये जो है 20 एग्जम्पशंस हम इसमें पढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ एग्जम्पशंस हम सैलरी वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। 10.5 की, 10.13A की, इस तरह की कुछ एग्जम्पशंस हम आपको पढ़ाएंगे सैलरी वाले चैप्टर्स में। बाकी ये जो एग्जम्पशंस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए क्लियर फेल नाउ विजिट योर गॉड। ओके, तो क्लियर का मतलब कौन सी एग्जम्पशंस है? कंपनसेशन, सी मी से कंपनसेशन। किस चीज का कंपनसेशन? किसी डिसास्टर के लिए। जैसे बेटे अभी उत्तराखंड के अंदर डिसास्टर हुआ, उससे पहले गुजरात के अंदर अर्थक्वेक आया, तो किसी डिसास्टर के लिए यदि कंपनसेशन दिया जाता है CG, SG या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, तो बेटे जिस तरह उत्तराखंड में त्रासदी हुई तो उसके जो पीड़ित लोगों को कुछ कंपनसेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे या कोई भी लोकल अथॉरिटी दे, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BC। ओके, नेक्स्ट है LIC से जो भी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग
बोनस, यदि LIC से हमको सम मिलता है और उससे कुछ बोनस मिलता है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशन एक है, एक की मैन पॉलिसी होती है जो हमने PGBP में पढ़ाई थी, एक्सेप्ट की मैन पॉलिसी, की मैन पॉलिसी में नहीं मिलेगा। और जहां 80 DD वाली जो मेडिक्लेम वाली पॉलिसी होती है, 80 DD वाली पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगा। और थर्ड, आपको यदि पॉलिसी का अमाउंट 1/4/12 से पुरानी पॉलिसी है तो 10%, 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और यदि 1/4/12 से पहले की 1/4/12 के बाद की है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। हाँ जी, तो क्या एग्जम्प्ट होता है? तो सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस। लेकिन अगर 2012 से पहले किसी पॉलिसी पर, बेटे हमने 80C में बताया था 20% तक डिडक्शंस मिलेगी, तो सेम केस यहां भी है कि उसी तरह जब वापस मिलेगा तो 20% से ज्यादा वाली अमाउंट है तो आप डबल फंसेंगे, वहां एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, और यहाँ जो एडिशनल पैसा है उस पर टैक्स लग जाएगा। वो लिमिट 1/4/2012 से 10% कर दी गई है, ठीक है। तो यदि जो पॉलिसी बाद में हुई है, ठीक है, ये सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड जो होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने कहा होता है कि किसी एक्सीडेंट या किसी भी इंसिडेंट या किसी इवेंट के होने पर जो मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा, दैट इज द सम एश्योर्ड। ओके, तो ये जो सम एश्योर्ड एक बार जो फिक्स किया जाएगा या जो मिनिमम होगा वो ही लिया जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है, इस लॉ आने के बाद में LIC कंपनियां कुछ उठापटक कर सकती हैं, सम एश्योर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी कर सकती हैं, तो उसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि सम एश्योर्ड आप घटा बढ़ा देंगे, वो अलाउ नहीं होगा। जो मिनिमम वाला सम एश्योर्ड है वही इस कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा। तो समझ में आया कि अब जो नया आपका जो असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 1 अप्रैल 2012 से हो गया 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, एजुकेशन स्कॉलरशिप। यदि आपको किसी एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो उस स्कॉलरशिप पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका आता है LIC वाला सेक्शन 10D में, और जो एजुकेशन वाला आता है 1016 में। तो 1016 में ये जो बीच के प्रोविजंस हैं कुछ सैलरी के अंदर हैं, 1014 भी सैलरी के अंदर है, और भी प्रोविजंस अलग अलग हैं। तो यहां से आप समझिए एजुकेशन स्कॉलरशिप एग्जाम्प्ट है, वो उसकी इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी टोटल इनकम में, ठीक है। ये जो इनकम का मतलब ही है, यहाँ पे टोटल इनकम है। नेक्स्ट आता है तो ये बेटे हमारे जो माननीय लोग हैं, हाँ जी, अलाउंसेस किसको? ये जो संसद में बैठे हुए हैं MP, जो MP हैं या MLA हैं, इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, DA है या अदर अलाउंस है, MLA के केस में DA और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, ये अलाउंसेज
ये माननीय लोग अपने पे टैक्स थोड़ी लगाएंगे, ये कहेंगे हम ही MP MLA, हम कानून बनाने वाले, और कानून में हमसे ही आप टैक्स ले लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो MP MLA हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। ओके, आपको कोई रिवार्ड मिलता है या कोई अवार्ड मिलता है, कोई रिवार्ड कैश में होता है, अवार्ड काइंड में, कुछ भी रिवार्ड या मिलता है कैश में और काइंड में, नाम कुछ भी हो, कोई भी अवार्ड कैश और काइंड में मिलता है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम किससे से, CG से हो, SG से हो, या किसी भी बॉडी से अप्रूव्ड बाय CG, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई रिवार्ड या अवार्ड मिलता है, तो उस रिवार्ड और अवार्ड पर कोई टैक्स आपको नहीं देना। ओके, अब आ जाइए फैमिली पेंशन टू विडो ऑफ फौजी, विडो आर्म्ड, इसको शॉर्ट में हम आर्मी मैन कह देते हैं, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा, विडो आर्मी मैन ड्यूरिंग ड्यूटी, एक्सपायर्ड या ड्यूरिंग ड्यूटी, जो ड्यूटी पे एक्सपायर हुआ है उसको यदि कोई फैमिली पेंशन मिलती है। उसके अलावा जो एनुअल वैल्यू होती है एक्स रूलर की, और साथ ही इंडिविजुअल अवार्ड जैसे परमवीर चक्र, अति विशिष्ट वीर चक्र या महावीर चक्र वालों को जो फैमिली पेंशन मिलती है, इंडिविजुअल वीरता के लिए, ठीक है, वो तो ड्यूटी के अंदर एक्सपायर के लिए, ये वीर चक्र के लिए कोई भी पेंशन मिलती है। ओके, तो ये जो फैमिली पेंशन है, चाहे इंडिविजुअल पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, दोनों ही केस के अंदर ये एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी होती है उनकी इनकम भी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। उसके अलावा जो एक्रेडिटेड न्यूज पेपर एजेंसीज होती हैं, न्यूज पेपर एजेंसी अप्रूव जो डेटा कलेक्शन का ही काम करती हैं, ये भी, इन पर भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो क्या क्या समझे आप? कंपनसेशन, LIC से सम, माननीय MPओ का अलाउंसेस, रिवार्ड, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, फैमिली पेंशन, इंडिविजुअल पेंशन, फौजियों को, रूलर को, न्यूज पेपर्स वालों को, लोकल अथॉरिटीज को। ठीक है, इनको कोई टैक्स नहीं लगता। उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड जो है, ये जो वेंचर कैपिटल फंड है, इन वेंचर कैपिटल फंड वालों पर टैक्स नहीं लगता। पहले कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज का, लेकिन अब अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट ईयर से, यानी असेसमेंट ईयर 14-15
से क्या किया है, अब वेंचर कैपिटल फंड्स किसी भी चीज का वेंचर में पैसा लगाते हैं तो वेंचर कैपिटल पे की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, और ये इंक्लूड होगा जो इन्वेस्टर्स है, जो वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसा लगाते हैं उन इन्वेस्टर्स पर डायरेक्टली। और पहले ये रिसीव बेसिस पे होता था, अब एक्रूअल बेसिस पे उन इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा? वेंचर कैपिटल फंड पे नहीं लगेगा, लेकिन बट ऑन इन्वेस्टर, बट ऑन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। और वेंचर कैपिटल फंड कुछ भी काम करे, जो पहले वाली लिमिट थी कि उनको कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के लिए वेंचर फंड पे एग्जेम्पशन मिलती थी, वो अब चेंज कर दिया गया है। अब सभी आइटम्स पे उनको छूट मिल जाएगी, लेकिन उनके जो इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू उन पर टैक्स लगेगा, जो पहले कैश बेसिस पे यदि वो फॉलो करते थे तो कैश बेसिस पे लग जाता था, लेकिन अब एक्रूअल पे बेसिस पे लगेगा उन इन्वेस्टर्स के ऊपर। ओके। उसके अलावा आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेटे बार बार आप पढ़ते होंगे 1023A, इसमें प्राइम मिनिस्टर फंड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, जो स्पेसिफिक 1023A के अंदर रजिस्टर्ड है। ओके। चैरिटेबल और कम्युनल हार्मोनी के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए नॉट फॉर एनपीओ, जो इस 1023A के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, SIT को, थोड़ी जगह मिल जाए। तो वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस, हाँ जी, उसके अलावा भाई ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स यदि इस इंटरनेशनल हैं एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हैं, इंटरनेशनल हैं, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह यदि इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन वाले, प्रोफेशनल एजुकेशन के IIT एटसेट्रा जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस केस के अंदर इंस्टीट्यूशंस के लिए हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी, या जो स्पेसिफिक सर्विसेज मेंबर से चार्ज की जाती हैं उन सब पर टैक्स लग जाएगा। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस की इनकम पर भी, बेटे ट्रेड यूनियंस होती हैं, मजदूरों की यूनियन होती हैं, जिससे आपने देखा जॉर्ज फर्नांडीज और केवल ट्रेड यूनियन से ही कहां से कहां पहुंचे। इसी तरह दूसरे लीडर थे बाल ठाकरे, ये दोनों लीडर अब नहीं रहे, लेकिन ये लोग ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे और
वहां से ये पॉलिटिकल के शीर्ष तक पहुंचे। तो ये हमने आपको बताया क्लियर फेल है ना। नाउ विजिट, अब विजिट योर गॉड। तो बेटे ये हमने सबने कॉपी किया क्या? हाँ जी, ये कॉपी किया। समझ में आया क्या क्या है? सर इसके सेक्शंस भी लिखा देते तो अच्छा था। तो बेटे ये सेक्शंस लिखना चाहते हो तो 16 के बाद में ये है 17। थोड़े मैंने क्या किया, कुछ निमोनिक्स बनाने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। ओके, उसके बाद में रिवार्ड है 1017A। यहां तक तो बिल्कुल सीरियल से है। अब ये जो इंडिविजुअल वाला है ये थोड़ा 1018 हमने इधर कर दिया। 17 के बाद में 18, उसके बाद ये थोड़ा सा 1019 इधर किया और 1019A, और उसके बाद में लोकल अथॉरिटी 1020 और ये 1020 भी 1020 B। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है? सर इसमें समझना क्या है, ये तो हमें नोट करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशन है 1023C वाले, तो ये 1023C वाले इंस्टीट्यूशन है और ये 1023FV है। फॉरेन बाजार से याद कर लो, वेंचर कैपिटलिस्ट 1020 फॉरेन बाजार, ठीक है। ये 23C आप चैरिटी से याद कर लीजिए। समझ में आया? तो आप चैरिटी से इसको जोड़ लीजिए। स्पोर्ट्स इवेंट्स है, ये 1039 के अंदर है। ये स्पोर्ट्स इवेंट्स, और ये 1024 के अंदर है। ये इंस्टीट्यूशन 1023 1020 के अंदर है और ये हमारा ट्रेड यूनियंस है। हाँ जी, जिसको हम 1024 के अंदर कहते हैं। तो बेटे ये सब सेक्शंस आप एक दो बार पढ़ेंगे तो हो सकता है सब सेक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाए। इम्पोर्टेंट है 1023C, जहाँ की सेक्शंस का काफी यूज होता है। बाकी सब आप याद कर सकते हैं, केवल आपको कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। हाँ जी, तो हम समझे क्लियर फेल विजिट। तो ये समझ के हमने 15 अपने एग्जम्पशंस याद किए। अब हम समझते हैं थोड़े और एग्जम्पशंस को, ठीक है। योर गॉड, हाँ जी। अब हम क्या समझते हैं, एग्जम्पशंस को हम समझते हैं जो हम कहते हैं योर गॉड वाले एग्जम्पशंस, ठीक है। 43, 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो अब हम समझते हैं योर गॉड।
योर गॉड। तो ये जो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन और मेंबर्स इनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो इनकम में इंक्लूड नहीं होते, और जो एक्स चेयरमैन को मिलते हैं वो 14,000 रुपये पर मंथ तक टैक्सेबल नहीं होते, और बाकी जितने भी हैं इनको फुली, जो सर्विंग है सर्विंग को फुली एग्जेम्प्ट होते हैं या इनकम में इंक्लूड नहीं होते। हाँ जी, समझ में आया? यस। तो ये यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारे यहाँ आईएएस अफसरों को, यानी हिंदुस्तान की जो टॉप क्रीम है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसको का सिलेक्शन करने का काम, ट्रेनिंग का काम, उनके रिक्रूटमेंट का काम देखती है। तो उसकी इनकम भी उनके चेयरमैन और उनके मेंबर्स के सारे खर्चे ड्यूरिंग द सर्विंग एग्जेम्प्ट होते हैं, और आफ्टर यदि उनको कोई रिटायरमेंट के बाद में पैकेजेस मिलते हैं वो 14,000 पर मंथ तक आपके एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 1045 के अंदर। उसके बाद में 1043 के अंदर रिवर्स मॉर्टगेज होता है। ये रिवर्स मॉर्टगेज का नाम आपने समझा है? ये रिवर्स मॉर्टगेज इसलिए लाया गया कि जो लोग के पास प्रॉपर्टी है, हाउस है, और 60 इयर्स की एज हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, और दे वांट टू लिव पीसफुली, और हो सकता है उनके चिल्ड्रंस हो ना, और यदि हो भी तो उनकी देखभाल नहीं करते हो, तो ये एक स्कीम चलाई गई थी जिसके अंदर वो अपने मकान को मॉर्टगेज करके पैसा ले सकते हैं, और उस पैसे को या तो वो लमसम ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, और उनसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी, बल्कि उनको यदि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हैं तो हर महीने एक मुश्त रकम दी जाएगी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक। ठीक है? तो ये जो भी मकान की कीमत का 40% या जो भी बैंक स्कीम बनाए उतना पैसा दिया जाएगा, और उस पैसे से वो अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। तो वो चाहे लमसम ले सकते हैं या उनको मंथली एक लमसम पेमेंट दिया जाए जिससे कि वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और जब वो एक्सपायर हो जाए तो उनका जो पेमेंट है, जितना ड्यू है, वो उनके जो उत्तराधिकारी है या तो पेमेंट देके उस मकान को ले सकते हैं, अदरवाइज उस मकान को, उस प्रॉपर्टी को बैंक सेल करके अपना पैसा वसूल करेगा। तो हुआ क्या, ये जो रिवर्स मॉर्टगेज की जो स्कीम थी, इस रिवर्स मॉर्टगेज की स्कीम में जो पैसा था उस पर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि ये एज ए इनकम ही है, क्योंकि ये बेसिकली एप्रिसिएशन है, और उसके मरने के बाद में टैक्स उनसे उनकी उस चीज पर वसूल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इनकम के रूप में दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम द रिवर्स मॉर्टगेज। तो ये शुरू में किया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने समझा कि ये इट इज रॉन्ग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर जो पेमेंट मिलेगा, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम। ओके, अब आ जाइए, ये जो गवर्नमेंट बॉडी है,
गवर्नमेंट की काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडी हैं, अथॉरिटी हैं, ट्रस्ट हैं। यदि गवर्नमेंट बॉडी, अथॉरिटी कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर के लिए गठित की गई है और नोटिफाई की गई है इन द ऑफिशियल गजट, इन ऑफिशियल गजट बाय गवर्नमेंट, तो ये जो अथॉरिटी की इनकम है, ये इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी, इसे नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ गवर्नमेंट बॉडी और अथॉरिटी, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की बॉडी होगी, इफ इट इज सो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चीज आपको पता है ऑयल। ऑयल का कितना अकाल पड़ रहा, पेट्रोल और डीजल कहां से कहां पहुंच रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल की सप्लाई कम हो रही है और उसके लिए हमें कॉस्टली डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे डॉलर महंगा होता जा रहा है और रुपए की कीमत नीचे गिरती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इराक के साथ और कई कंट्रीज के साथ इस तरह का सिस्टम किया कि वो इंडिया में ऑफिस खोलते हैं और हम उनको रुपी के अंदर पेमेंट करते हैं। तो जो रुपी के अंदर जब हम पेमेंट करते हैं, तो रुपी के अंदर जो हम पेमेंट करते हैं, तो उनका जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो जाता है, तो उनकी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगने लगता है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर रुपी में पेमेंट ले रहे हैं। तो इसके वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओपनिंग। वो कहते हैं भाई डॉलर लाइए और हमसे हमारे यहाँ ले जाइए, आपके यहाँ यदि हमने तेल बेचा तो आप तो हमसे रुपए में पैसे भी दोगे और हमसे टैक्स भी ले लोगे। तो गवर्नमेंट ने अपना सस्ते रेट में ऑयल मिले और उन लोगों को यहाँ पे रुपी में पेमेंट हो जाए, इस वजह से ये प्रोविजन लाया कि जो ऑयल की परचेज के लिए यदि किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में जो ऑयल सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑयल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस पर उनसे जो इनकम होगी उस फॉरेन कंपनी की जो ऑयल से इनकम होगी, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इनकम इन द टोटल इनकम। ओके, नेक्स्ट इज इन्फा के डेट फंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। हाँ जी, डेट फंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बशर्ते कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड और नोटिफाइड हैं, तो इनकी इनकम पर भी कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकी इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं की जाएगी, यानी ये भी बोलचाल की भाषा में एग्जम्प्टेड इनकम होगी। हाँ जी, तो ये सब आपको समझ में आया। कि ये सारा जो है सेक्शन 10 के अंदर जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, जिनका और अपने चैप्टर्स में कहीं जिक्र नहीं है, कुछ और भी सेक्शंस हैं जो सिली चैप्टर्स में आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे, वो सारे चैप्टर्स को सेक्शंस हमने इसमें नहीं लिए। तो मेजर जो 20 एग्जेम्पशंस हैं सेक्शन 10 की, वो हमने कवर कर लिए। उसके लिए जो निमोनिक्स है, क्लियर फेल नाउ विजिट योर गॉड, क्लियर फेल नाउ विजिट योर गॉड, इससे आपको इस निमोनिक्स के थ्रू आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको 20 एग्जेम्पशंस किस तरह याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले
क्लियर फेल का सी, यानी जो कंपनसेशन यदि डिसास्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, लोकल अथॉरिटी से मिलता है, तो उस कंपनसेशन को टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ जी, उसको जो भी डिसास्टर हुआ, मान लो उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, बाढ़ आ गई, गंगोत्री यमुनोत्री डिस्टर्ब हो गई, मंदिर बह गया, लोग पानी में बह गए, रास्ते बंद हो गए, या गुजरात में जैसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया या सुनामी आया, किसी भी तरह की त्रासदी होती है और उसमें जो अफेक्टेड लोग हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई कंपनसेशन देती है, तो कंपनसेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम, इन द टोटल इनकम। ये क्लियर होता है? हाँ जी। सेकंड, LIC। यदि LIC से कोई सम मिलता है और या बोनस मिलता है, वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यदि कीमैन इंश्योरेंस के अंदर कुछ मिलता है या 80DD के अंदर जो मेडिक्लेम 80D वाली जो मेडिकल वाली जो पॉलिसी होती है उनमें कुछ मिलता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा यदि आपने सम एश्योर किया, जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसका प्रीमियम यदि वो सम एश्योर्ड से 20% से ज्यादा था, यदि वो पॉलिसी 1/4/2012 से पहले कराई हुई थी, 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो 20% से ज्यादा वाला जो अमाउंट होगा, और यदि 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा यदि एनुअल प्रीमियम होगा, तो उस केस में यदि जो LIC से जो पैसा मिलेगा उस पैसे को इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो सम एश्योर्ड किया गया है, उस सम एश्योर्ड की अमाउंट को फ्लेक्सिबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस है, चाहे कुछ उसको बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम वाली अमाउंट है उसी अमाउंट से इस 20% एंड 10% को कैलकुलेट किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, यदि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है फॉर द एजुकेशनल, यानी एजुकेशनल स्कॉलरशिप, उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब वो स्कॉलरशिप इनकम, टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके बाद में आपके जो अलाउंसेज हैं MP को और MLA को, जो भी DNS अलाउंसेज मिलते हैं, और उसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज MP को मिलते हैं या MLA को जो भी लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज मिलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इंक्लूड नहीं होंगे टोटल इनकम में। उसके अलावा आपको कोई रिवार्ड अवार्ड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और एनी अदर अथॉरिटी से दैट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस के अंदर वो रिवार्ड अवार्ड भी आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब आइए क्लियर के बाद में फेल। फेल का सबसे पहला F, फैमिली पेंशन टू द विडो ऑफ द आर्मी मैन हु डाइड ड्यूरिंग ड्यूटी, यानी ड्यूटी के दौरान जिस भी सैनिक की मृत्यु हुई है उसकी विधवा को, उसकी विडो को और उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा जो राजा महाराजे थे उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन लोगों को एक पैलेस महल है, लेकिन उस महल की यदि एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आज की डेट में करंट रेट से उसकी म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ उसका जो है उसकी कीमत देने को, उसकी सेल्फ ऑक्युपाइड केस में भी उसकी वैल्यू
एनुअल वैल्यू देने की पोजीशन में नहीं होंगे। हालांकि अब सेल्फ ऑक्यूपाइड पर तो नील कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए ये सेक्शन लाया गया कि एक्स रूरल की एक महल की एनुअल वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जो आर्म फोर्स में जो इंडिविजुअल या फैमिली पेंशन मिलती है उन लोगों को जिनको कोई वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और इसी तरह का कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, तो उनकी भी इनकम, वो जो अब उनको जो कुछ मिलती है पेंशन, इंडिविजुअल पेंशन हो या फैमिली पेंशन, वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। वो इनकम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी हैं, जैसे एमसीडी हो गई, है ना, इस तरह की जो भी लोकल अथॉरिटी हैं, उनकी इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। उनकी इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके। अब कुछ न्यूज़पेपर एजेंसी है एक्रेडिटेड न्यूज कलेक्टिंग का काम जो करती हैं, उस न्यूज़पेपर कलेक्टिंग की बशर्ते कि उसको नोटिफाई किया हो, अप्रूव किया हुआ हो, तो उस तरह की जो अप्रूव न्यूज एजेंसी है उनकी भी इनकम टैक्सेबल, उनकी भी इनकम एग्जम्प्ट होगी, यानी इनकम में, टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज बजट भी। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी काम के लिए पैसा देंगे तो वेंचर कैपिटलिस्टों पे की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे उन इन्वेस्टर्स की इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। पहले ये था अगर वो कैश बेसिस पर रखते थे बुक्स तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था जब तक कि रिसीव ना हो, लेकिन अब एक्रूड बेसिस पे चलेगा। उसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट को पहले कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट में ही वो पैसा लगा सकते थे, लेकिन अब वो लिमिट खत्म हो गई है, किसी भी प्रोजेक्ट में वो लगा सकते हैं। उसके अलावा जो 1023C के वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, कम्युनल हार्मनी के लिए है, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, या और रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड एनपीओज हैं, तो उन लोगों की इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, प्रोवाइडेड वो 1023C की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट से भी कोई होता है और वो इंटरनेशनल लेवल का है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उस केस में उस स्पोर्ट्स इवेंट से होने वाली इनकम पर भी एग्जम्प्ट है और वो इनकम भी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, उनकी इनकम पर भी टैक्स नहीं है, लेकिन अगर उनकी इनकम कोई हाउस प्रॉपर्टी से होती है या कुछ इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट से होती है या जो है मेंबर से फीस लेके होती है, उस इनकम पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको समझना। उसके अलावा जो लास्ट का रह गया ट्रेड यूनियंस, जो लेबर्स की जो एसोसिएशंस होती हैं और जो ट्रेड यूनियंस के रूप में रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है उनकी इनकम भी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब हम समझते हैं यू आर गॉड जो निमोनिक्स है, यू मीन्स यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो काम देखती है आईएएस ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट का, उनके रिक्रूटमेंट का, उनके इंटरव्यू का, उनके लिए करिकुलम तैयार करने का। तो जो यूपीएससी है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स के जितने भी अलाउंसेज हैं, पैकेजेस हैं, उन सब पे की भी जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इवन चेयरमैन और वो जब
रिटायर हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी इनकम रिटायर होने के बाद भी वो इंक्लूड नहीं की जाती। हालांकि 14,000 रुपए से 14, ठीक है। तो ये आपने समझा। नेक्स्ट इज रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है? ये रिवर्स मॉर्टगेज होता है कि जब सीनियर सिटीजन हो जाता है 60 के बाद में, तो उनके लोगों के लिए एक स्कीम चलाई थी बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पर, कि उन लोगों को यदि जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम का कोई जरिया नहीं है, वो लोग उस मकान के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और उस लोन को उन्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, रीपेमेंट की उनको जरूरत नहीं है। वो या तो लमसम पैसा ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं, जिसका पेमेंट उनके एक्सपायर होने के बाद में या तो उनके हियर कर सकते हैं, तब तो मकान उन्हें दे दिया जाएगा, अदरवाइज बैंक उस मकान को सेल करके अपना पैसा वसूल कर लेगी, और अगर कुछ पैसा बचता है तो वो उसकी लीगल हेयर्स को दे दिया जाएगा। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट की बॉडी अथॉरिटी किसी पब्लिक इंटरेस्ट के काम के लिए बनी है और इस तरह की अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजट में, तो वो भी उसकी भी इनकम इंक्लूड नहीं होगी टोटल इनकम के अंदर। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया ऑयल की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो जो ऑयल कंपनीज हैं तो हमें डॉलर में माल खरीदना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली पड़ता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपनी फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑफिस खोल के उनके साथ रुपी ट्रेड का सिस्टम था, लेकिन वो कंपनी हेजिटेंट करती थी, क्योंकि यहाँ आने पर वो कहते हैं रुपए में हम पेट्रोल डीजल भी दें और टैक्स भी दें। तो उनके लिए यदि ऑयल कंपनी के यहाँ ऑफिस है और जो फॉरेन कंपनी से गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई या उनकी जो मार्केटिंग कंपनियां हैं ONGC और इंडियन ऑयल वगैरह जो कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब उनसे अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑयल लेती हैं और उससे उन कंपनीज को कोई भी इनकम होती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई डेट फंड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इस तरह के सेंट्रल और अप्रूव्ड फंड पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो फंड भी उनकी भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी और टैक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। तो ये सब आपने समझ में आया। तो ये सारा कुछ हमने आपको बताया। यूपीएससी, रिवर्स मॉर्टगेज, गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटी, ऑयल, डेट फंड, ठीक है। ये बाकी हम आपको बता ही चुके हैं। फैमिली पेंशन, विडो ऑफ आर्मेन, इंडिविजुअल के केस में एनुअल वैल्यू एक्सल रूरल लोकल अथॉरिटी, न्यूज़पेपर, वेंचर कैपिटल फंड, इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल एंड ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो अब उसके बाद में कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो सैलरी के अंदर आती हैं तथा जो 11, 12, 13 सेक्शंस के अंदर कुछ एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हम लेंगे आपको ब्रेक के बाद। थैंक यू।